हम इस आगरा फोर्ट के इस रेड फोर्ट के जो ब्लॉग है इसे देखेंगे अपने गाइड के साथ। तो मैं आपको अपने गाइड से मिलवाता हूँ पहले। ओके, देखिए हम लोग इस फोर्ट को जो देखने जा रहे हैं ना, ये फोर्ट आगरा फोर्ट है। आपका आगरा फोर्ट में वेलकम है। मेरा नाम अमित है। इस फोर्ट को जो आप देख रहे हैं, इस फोर्ट का जो टोटल जो एरिया है वो 94 एकड़ में है। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का सर्किल है। इसको बादशाह अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 से। ओके, और बादशाह अकबर ने 1565 से 73 तक इसको कंप्लीट किया। 8 सालों के अंदर अकबर ने अपने एरिया बना के सेट किया और वो वहाँ रहने लगा। अकबर के बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई सलीम, जिसको आप जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया, एंड शाहजहां के बाद आया औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने कंप्लीट किया था 1660। तो 1565 से 1660 टोटल 95 ईयर्स लगा था पूरे फोर्ट को बनने में। दिल्ली वाला जो फोर्ट है वो शाहजहां ने 1638 से 48 के पीछे बनाया था। 10 साल के अंदर लाल किला बन गया था। लेकिन इस फोर्ट को जो टाइम लगा था 95 ईयर्स। आपके सामने जो दिखा है ये मुग़ल टाइम का प्रोटेक्शन के लिए पानी वाला खाई था। इसको बोलते हैं वाटर मोट। उस टाइम पे इस मोट के अंदर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स होते थे। ये मोट का भी टोटल जो एरिया है ये 2.5 किलोमीटर का एरिया है। और आप फर्स्ट गेट अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला आपको यहाँ पे आयरन चेन्स दिखेगा और चेन्स जो कनेक्टेड है वुडन ड्रॉब्रिज से कनेक्टेड है। बट एट दैट टाइम दैट वाज बिगर। इसका जो एक्चुअल जो लेंथ था 35 फीट लॉन्गर था। जब भी कोई एनिमीज ट्राई करता था, आयरन चेन्स के साथ में हैवी रोलर्स हैं, रोलर नीचे गिरता था, इसके वेट से ही ऑटोमेटिकली पुल अप हो जाता था। तो मोट वाला जो ऑप्शन था वो ओपन हो जाता था। हैवी रोलर्स देखेंगे, एक आपके राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। और अभी जो है ना ये जो है रॉड से फिक्स्ड है, बट उस टाइम पे उस रॉड को हटाते थे, ये ड्रॉ ब्रिज ऑटोमेटिकली नीचे जाता था। तो ब्रिज जो था वुडन ड्रॉ ब्रिज वो पुल अप हो जाता था। तो मोट वाला जो ऑप्शन था यहाँ ओपन हो जाता था। ऊपर आप देखेंगे ध्यान से, वो आयरन व्हील्स आपको दिख रहा है। जब इस ड्रॉ ब्रिज को वापस नीचे लिफ्ट डाउन करना होता था तो इस आयरन चेन से जो है हाथी को बांधते थे, वो उसको पुल करता था, वापस पीछे जाता था, इसको सेफ्टी रोड से वापस लॉक कर देते थे। रख लो इसको। ये देखिए एंट्री करने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहला जो आपने क्रॉस किया अमर सिंह गेट, सेकंड जो है वेलकम गेट है और थर्ड जो है अकबरी गेट है। इन तीनों गेट का जो डिज़ाइन है एकदम स्ट्रेट नहीं है, मीन्स कि आप एक गेट से खड़े होकर तीनों को नहीं देख सकते। इनको जिग जैग पैटर्न ने बनाया है। अगर आप फर्स्ट गेट पे खड़े होंगे आपको दूसरा गेट नहीं दिखेगा, जब आप दूसरे गेट पे खड़े होंगे आपको थर्ड गेट नहीं दिखेगा। ये एनिमीज़ को कंफ्यूज करने के लिए होता था। और उसी टाइम पे जब बादशाह लोग जब एंट्री करते थे, उनका रॉयल वेलकम करने के लिए ये जो आपको जो सेकंड गेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ड्रम हाउस बोलते हैं, नौबत खाना। यहाँ पर जो है उनके म्यूजिशियंस होते थे, ड्रमर्स होते थे। और ऊपर जो बालकनीज जो आपको दिख रही है, वहाँ पर कलरफुल ड्रेसेस में उनकी दासियाँ जो है, लेडीज सर्वेंट्स जो है कलरफुल ड्रेसेस में डांस करते थे। एंड थर्ड गेट की जो टॉप पोजीशन जो आपको दिख रही है, वहाँ से फ्लावर्स एंड रोज़ वाटर उनका वेलकम करने के लिए वो लोग थ्रो करते थे। पहले ये साइड के गार्डन नहीं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे जब बादशाह अंदर एंट्री करते थे तो पूरा पार्ट फुल होकर चलता था। ओके, और साइड के जो आर्च जो आपको नीचे वाले दिख रहे हैं, यहाँ पर जो उनके गार्ड्स होते थे वो एम्परर को जो है सल्यूट करते थे। अच्छा, जैसे हम इस गेट से आ रहे हैं तो ये जो स्लाइडिंग है ये स्टेप बाय स्टेप जो है तो ये खुदे हुआ सा है। जैसे हम लोग घरों में सीढ़ी नहीं बनाते कि फिसल के गिर ना जाए, तो ये किस पर्पज से बना हुआ है? ये भी इसी पर्पज से है। जब उस टाइम पे मानसून टाइम में जब बारिश वगैरह पड़ती थी तो उनके पैर स्लिप ना हो, क्योंकि उस टाइम पे जो है ग्रिप वाले शू स्लीपर नहीं होते थे। ये ग्रिप के लिए था। अच्छा, ग्रिपिंग बनाने ये ग्रिप बनाने के लिए, जैसे उनके हाथी घोड़े भी हुए, इवन बादशाह, उनके पैर स्लिप ना हो, फिसले नहीं, इसलिए ग्रिपिंग बनाई गई है। अच्छा, जैसे हम उस गेट से इस गेट पे आए, अब हम इस गेट पे जब आए हैं तो इस गेट पे जैसे हम इसमें देख रहे हैं ये रेड स्टोन है, और रेड स्टोन के साथ ये जो नक्काशी है, ये मीनाकारी जो जिसको मीनाकारी कहते हैं जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो आप काम जो आप देख रहे हैं ना, इस काम को मोजाइक वर्क बोलते हैं। मोजाइक एक टाइल्स है, उस टाइल्स को इस वॉल के ऊपर फिक्स करने के बाद वेजिटेबल्स कलर से, यानी कि ऑर्गेनिक कलर से उसको डेकोरेट करते थे। तो इस काम को बोला गया मोजाइक वर्क। ऐसा ही काम आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो वर्क है वो इनले वर्क है, यानी कि प्रेसियस स्टोन्स को मार्बल में कैविटी करके फिक्स किया है। लेकिन ये उसी टाइल्स के ऊपर जो है वेजिटेबल्स कलर से, फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, उनसे जो है लिक्विड लेके इस एरिया को वो लोग डेकोरेट करते थे। इसको मोजाइक वर्क बोलते हैं। अच्छा, जब हम उस गेट से अब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये छोटी छोटी कंगैया ईंट है। तो इस पूरे एरिया के बारे में बताओ पहले।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एंट्री करते हैं तीनों गेट को क्रॉस करने के बाद, तो आपके सामने जो वे आएगा वो हाइट पर आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये एक बिल्कुल स्लोप की तरह है, नीचे से ना ऊपर को ये बढ़ता जा रहा है। इसको आप एक रैम्पर्ट बोल सकते हैं, रैंप था एक। अच्छा रैंप था, इसको सेफ्टी के लिए बनाया था। सपोज दैट कोई भी अगर दुश्मन बाहर की सुरक्षा को तोड़ने के बाद अगर अंदर तक आता था और इस रैंप पे वॉक करता था, अब जाहिर सी बात है कि आप किसी हाईली चीज को क्रॉस करोगे तो आप इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एडवांटेज किसको होगा, अप वाली पोजीशन को, जो ऊपर है। तो ऊपर से वो बड़े बड़े पत्थरों को जला करके सिंपली रोल डाउन करते थे। अच्छा, ऊपर से नीचे को छोड़ते थे। स्टोन ऑटोमेटिकली स्पीड मेंटेन करता था और एनिमीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता था। जैसे मतलब दुश्मन इस रैंप पे है और बचाव वाले ऊपर की तरफ है, वहाँ से उन्होंने बड़े बड़े पत्थर इसमें रोल करते हैं ताकि उसको मतलब रैंप ऐसा बनाया जिससे कि पत्थर को रोलिंग मिलती रहे, उसको स्पीड देने की जरूरत ना पड़े। हाँ, और तेजी से दुश्मन की तरफ को पत्थर आए वो, इस पर्पज से पूरा रैंप बनाया। अगर फिर भी थोड़ा सा कोई एनिमी जो है थोड़ा क्लेवर होता था, तो दीवारों की बोथ साइड से अगर खुद को बचाता था तो दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल भी छोड़ते थे ऊपर से। तो हॉट ऑयल गिराते थे, तो जो लोग साइड से खड़े होते थे वो जलते थे, फिर से बीच में आते थे तो पत्थरों से ही स्टॉप हो जाते थे। मतलब पूरा प्रोटेक्शन बिल्कुल जी। जैसे अभी हम पीछे से आए 2-3 गेट पार करके, अगर वो 2-3 गेट पार कर ले दुश्मन और यहाँ तक आ जाए तो ये पूरी प्रोटेक्शन उस चीज के लिए। अच्छा, हमने मेन गेट से जब एंट्री करी और अभी ये रैंप वाला एरिया पार करके हम जो यहाँ तक आ गए, तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये चारों तरफ, मतलब ये इसको देखने से पता चल रहा है कि अब हम इसके बिल्कुल मतलब मेन एंट्रेंस रॉयल एरिया में आ गए, जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी। अब हम उस जगह पे एंटर हो गए। तो इस जगह के बारे में अब बताओ जरा। देखिए ये 4th गेट है। थर्ड जो आपने क्रॉस किया, थर्ड अमर सिंह वेलकम गेट, अकबरी गेट। अमर सिंह वेलकम और अकबरी गेट हम 3 को पार कर चुके हैं। ये 4th है, ये इस किले का 4th गेट है, एलिफेंट गेट। क्योंकि साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा साइज है। हाँ ठीक है, अब प्रोटेक्शन के लिए था ये भी। उधर वाला जो एरिया है आर्मी वाला एरिया है, वो आर्मी के अंडर। बिल्कुल, इस फोर्ट को स्टार्ट से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो एरिया था उनका आर्मी का था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप पहले किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदते नहीं थे, आपने कैप्चर किया, वो जगह आपके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आपको अपना एरिया सेव करना होगा, तो इसीलिए उस टाइम पे अकबर ने उस एरिया को 70% एरिया आर्मी को दिया था, जिसको मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी हमारा इंडियन टाइम और इंडियन आर्मी अभी भी रहता है। मतलब 70% इस किले का आर्मी के अंडर में है। इंडियन आर्मी का अकबर के जमाने से बिल्कुल और आज तक आर्मी के अंडर में है। इंडियन आर्मी का 509 बेस है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे टूरिस्ट को जाने का परमिशन नहीं है। एलिफेंट की जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एलिफेंट गेट देखिए, एलिफेंट गेट इसको इसलिए बोलते हैं, एक तो इसका साइज काफी बड़ा है, और इसको जो है ना, इसके जो फेसेस हैं वो करीब 4 फेसेस हैं। अच्छा, एक तो आपको इधर दिखता है, एक उधर दिखेगा, अच्छा, फिर 2 राइट और लेफ्ट साइड में होंगे। अच्छा, ऐसे करके। और इसको एज अ चेक पोस्ट भी यूज करते थे, क्योंकि जब उस टाइम पे जनरल पब्लिक जब एंटर करती थी महल के अंदर, वो जाती थी दीवाने आम में। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर आम जनता की प्रॉब्लम समस्याएं सुनी जाती थी। तब जाहिर सी बात है कि आम जनता जाएगी तो उनकी सुरक्षा जांच होगी, तो इस चेक पोस्ट बोलते हैं, यहाँ पे उनको सर्च करते थे, फिर अंदर उनको रिलीज करते थे, फिर अंदर जब काम खत्म होता था यहाँ से बाहर चले जाते थे। तो वो लोग इस एरिया में अलाउड नहीं थे। अच्छा, ये बिल्कुल, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ये रॉयल एरिया है, जो उनके प्लेसेस है, महल है, घर है, मतलब ये रॉयल एरिया में बिल्कुल आम लोग अलाउड नहीं, बिल्कुल नहीं थे। समस्या आप थोड़ा सामने फेस आप अपने करेंगे, इधर आपके सामने जो महल है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत जो महल है, ये जहांगीर का महल है। ये जहांगीर पैलेस, बिल्कुल, जहांगीरी पैलेस, जहांगीरी महल। इसी के आप राइट साइड में देखेंगे, आप वो जो कॉर्नर में जो डिस्ट्रॉय वॉल जो दिख रहा है, टूटा हुआ जो दीवार दिख रहा है, वहां पर अकबर बादशाह का महल था, जिसको बोलते थे अकबरी महल, अकबरी पैलेस। लेकिन उस महल को भरतपुर के राजा थे जाट सूरजमल, उन्होंने इस फोर्ट पे 1761 में अटैक करके पूरे अकबर के महल को तोड़ दिया था। अच्छा, और जितना भी वहाँ का रॉयल वर्क था, कॉस्टली वर्क, उन्होंने वहाँ से निकाल लिया था। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये सीढ़ी बनी है, 1-2 ही स्टेप है। ये कप की तरह जो दिख रहा है, जैसे चाय के कप की तरह, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये जहांगीर बाथ टब है। बाथ टब, ये जहांगीर का नहाने का टब था। अच्छा, ये पहली चीज तो ये यहाँ नहीं था, क्योंकि ओपन में कोई भी नहीं नहाता है। ठीक है, ये जहांगीर के पैलेस के अंदर में था। अच्छा, इसको आपको देखने के लिए बाहर में रखा है। हाँ जी, अभी आपको 2 सीढ़ियाँ जैसे बाहर दिख रही है, 2 नहीं, यहाँ पे टोटल 3 थी। अच्छा, और 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर भी बनी हुई है।
और ये जहांगीर का नहाने का टब था। इसकी खास बात क्या है, एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, कोई जॉइंट कोई क्रैक नहीं है। एक बड़े से स्टोन को काट करके काव करके इसको बनाया गया, उसी को बनाया हुआ है। जैसे आज के जमाने में हमारे यहाँ बाथ टब होते हैं बाथरूम वगैरह में, होटल में जकूजी होते हैं, ये उस टाइप तो ये उस जमाने का बाथ टब है जिसको हम देख सकते हैं, जो बिल्कुल चाय पीने वाले कप की तरह है। इसका जो वेट है 3000 kg, 3 टन है। 3 टन है। और उस टाइम पे पूरा गोल्ड प्लेटेड था। अच्छा। क्योंकि ये सलीम को उस टाइम पे उसके मामा राजा मान सिंह ने दिया था, जोधा के भाई ने। अच्छा, राजस्थान का ही पत्थर है। अच्छा, राजस्थान का गिफ्ट में दिया था मामा ने अपने भांजे को दिया था। जैसे जोधा के बेटे हिंदू फैमिलीज में होता है कि मामा अपने भांजे को लग्जरी आइटम गिफ्ट करते हैं लेवल के हिसाब से। अच्छा। तो मान सिंह का लेवल एक राजा का था, तो राजा ने इसको पूरा गोल्ड प्लेट और डायमंड से भर के दिया था उसके तीसरे बर्थडे पर। लेकिन जब जाट सूरजमल ने अटैक किया महल के अंदर, तो पूरा एरिया जो है निकाल लिया था। अच्छा। और सिंपल पत्थर महल के अंदर ही छोड़ दिया। जब हमारे डिपार्टमेंट के पास है तो डिपार्टमेंट ने आपको देखने के लिए यहाँ पर रखा है एज ए म्यूजियम। बिल्कुल एज अ लाइक प्रेजेंटेशन के लिए आपको देखने के रख दिया। अब हम जाएंगे जहांगीर के महल के अंदर, जहाँ पे उनके हम लिविंग पार्ट देखेंगे। ये वो एंट्री है जो आपके सामने दिख रहा है। और इस एरिया को भी जैसे हमने अभी नीचे देखा था, बादशाह जब एंट्री करते थे उनका स्वागत करने के लिए, यहाँ पर भी आपको देखेगा सब यहाँ पर भी दासियाँ जो है रंगीन कपड़ों में डांस करती थी। ये जो दिख रहे हैं ये सब छोटे छोटे जो है विंडोज से दिख रहे हैं। और सामने का जो 2 खिड़की बना है, टॉप 2 विंडो, यहाँ से फूल गिरा के उनको स्वागत किया जाता था एंट्री के लिए बादशाह के वेलकम करने के लिए पैलेस के अंदर। अब हम चलेंगे जहांगीर के महल के अंदर। अभी हम लोग जहांगीर के महल के अंदर हैं, ठीक है। इस एरिया को रंग महल बोलते हैं। पहली चीज, एक तो आप इस बिल्डिंग को जो देख रहे होंगे 4 साइड से एक सिमेट्रिकल व्यू देती है। ओके। एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, मिरर व्यू जिसको आप बोल सकते हैं। जो इसके सामने रहेगा वो इसके पीछे रहेगा, मतलब सेम है, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, तो उसको रंग महल बोलते हैं। तो ओपन कोर्टयार्ड है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे उनकी जो डांसर्स थी, लेडी डांसर्स, जो उनकी महिलाएं होती थी, जो कि स्पेशली राजस्थान से इनवाइटेड होती थी, यहाँ पर जो है वो डांस करती थी। मतलब उस जमाने की जो डांसर थी वो राजस्थान से आती थी डांस के लिए। क्योंकि राजस्थान का जो थीम है, डांस का जो कल्चर है, जो थीम है, वो यहाँ पर आके प्रेजेंट करने आती थी राजा के सामने। अच्छा। तो ओपन एरिया में सब डांसर्स होते थे। तो आप यहाँ जो ऊपर जो आपको प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है, ये वाला, बिल्कुल ये वाला भी आप देख सकते हैं। ये है जो टॉप जो पोजीशन थी, वो बादशाह यूज करते थे उस वक्त। बादशाह वहाँ पे बैठते थे। अब बादशाह तो सबके सामने फ्रंट में आ सकते थे, लेकिन जो उनकी जो बेगम, जो रानियां होती थी, वो कभी किसी के सामने नहीं आती थी। तो बेगम बैठती थी इस झरोके के अंदर। तो आप यहाँ से रानी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अंदर अंधेरा है। लेकिन रानी अंदर से बैठ के बाहर देख लेगी इस डांस प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम देख लेगी। इसीलिए इस एरिया को कवर्ड बनाया गया। और जो ओपन वाले जो स्पेस दिख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ पर उनकी दासियाँ होती थी। ये सारे दरों में, बिल्कुल, ये सारे जो आर्च जो बने हैं, यहाँ पर जो है इनकी दासियाँ होती थी। और बाकी जो वीआईपीज थे, जो बाहर से इनवाइटेड होते थे, आपके जो राइट और लेफ्ट में जो कमरे बने हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रंग महल, कलरफुल पैलेस। ओके। अब हम जाएंगे मुगल टाइम का नेचुरल एयर कंडीशन रूम देखने कि 450 साल पहले कैसे कमरों को ठंडा और गर्म करते थे। क्योंकि आज तो आपके पास एसी है, फैंस है और कूलर्स है, बट उस टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस टाइम के लिए वो बाय नेचर का यूज़ करके रूम को ठंडा और गर्म करते थे। ये मुगल टाइम का समर पैलेस है। इनको आप एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशन रूम बोलते हैं। अच्छा। तो आपके सामने में समर है और आपके जो बैक साइड में जो रूम जो दिख रहा है, ये जो है विंटर पैलेस है। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया? पहली बात तो इस रूम की जो अंदर से जो दीवारें हैं वो खोखली है, हॉलो वॉल्स है, कैविटी वॉल्स है। ठीक है जी, दोनों रूम की जो दीवारें हैं वो कैविटी वॉल्स है, खोखली हैं। और रूम के टॉप पर पानी का टैंक है। अच्छा, मतलब जो एक दीवार ऐसे है और एक दीवार ऐसे है और बीच में गैप है और ऊपर पानी का टैंक है। मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि जो गर्मी है, जो तपिश है, वो इस वॉल से अगली वॉल तक नहीं जाएगी। बिल्कुल। और बीच में पानी होता था, बीच में पानी होता था। जो गैप है जो बीच में जो आपने कहा, उसी गैप के अंदर पानी भरते थे। जैसे कि सपोज दैट विंटर टाइम था, तो विंटर टाइम में वो जो गैप है, वो लोग उसके अंदर जो है गर्म पानी भरते थे। अच्छा। तो रूम की दीवारें गर्म हो जाएगी, तो रूम आपके रहने लायक बन जाएगा। वही जब गर्मियाँ होती थी तो रूम की दीवारों के बीच में वो लोग ठंडा पानी भरते थे। अच्छा, मतलब पैटर्न सेम था, लेकिन यूज अलग अलग क्यों? एक रूम को 2 in 1 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि सर इसका जो नेचर है वो ठंडा क्वालिटी बनाया गया, यानी कि चूने का यूज किया गया है। अच्छा।
समझ रहे हैं? हाँ समझ गया। इसीलिए क्योंकि अगर इसके अंदर गर्म पानी आप भर देंगे तो 2 मिनट के अंदर पानी पूरा ठंडा हो जाएगा। हाँ। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो विंटर के हिसाब से यूज़ किया है, जो कि कुछ टाइम तक जस्ट मिनट, जैसे हमारे यहाँ वाटर कूलर होता है और फ्लैक्स होता है चाय रखने के लिए और पानी के लिए वाटर कूलर। बिल्कुल। तो हम जो हॉट वाटर के लिए जैसे हम थर्मस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हम ठंडा पानी और हम उसमें गर्म पानी नहीं डालते उसमें वाटर कूलर में। बिल्कुल जी। तो मतलब पैटर्न वही है, मतलब ये इतने साल पुराना पैटर्न जिसको आज भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पे, तो वही समझा रहे हैं आप। बिल्कुल। तो इसके वॉल के बारे में, टाइम का जो साइंस है ना, बहुत एडवांस था उस समय का। आज के लोग फालतू में घमंड करे बैठे हैं। हाँ। तो आप सोचे कि उस टाइम का जो साइंस था बहुत एडवांस लेवल पे था, तभी भी ये बिल्डिंग आज भी 500 साल बाद भी खड़ी हुई है। हाँ। आज आप देख लो चीज़ें बनते बनते गिर जा रही हैं या 50 साल बाद गिर जा रही है। हाँ। तो आप जरा इधर ध्यान से देखेंगे, सामने जो आपको जो होल्स दिख रहा है, हाँ ये होल उस वेस्टेज पानी को यहाँ से छोड़ते थे और पानी धीरे धीरे यहाँ से रिलीज होता था और इस ड्रेनेज में जाके पानी सीधे यहाँ से नदी के अंदर चला जाता था। मतलब ये ड्रेनिंग सिस्टम है ये। बिल्कुल जी। पानी वहाँ का यहाँ से आया और यहाँ से इसमें आया और यहाँ से सीधा नदी के अंदर जमुना नदी में चला गया। क्योंकि सर जी उस टाइम पे वो लोग टोटली डिपेंड रिवर पे थे। हाँ। इसलिए रिवर का पानी वो लोग वेस्ट नहीं करते थे। देखिए यही एसी रूम था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बाहर बताया। इसी की जो अंदर से जो वॉल है वो हॉलो वॉल्स है। एक वॉल इस साइड में है, एक पीछे के साइड में है और इसी के बीच में गैप है। मैं आपको थोड़ा सा साउंड यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये नॉर्मल वॉल है, ये सॉलिड वॉल है, इसका जो आवाज़ है वो ऐसे फील होगा, सॉलिड है। अब ये हॉलो वॉल्स है, देख रहे हैं आपको साउंड अलग फील हो रहा है। और इसी के बीच में वो गैप है और उसी के अंदर वो लोग पानी भर के रूम को ठंडा और गर्म करते थे। ये जहांगीर का बेडरूम था। तो सेंटर जो पोजीशन थी यहाँ पर उनका बेड होता था और ऊपर जो पॉइंट था उनका झूमर लगा होता था और झूमर के नीचे एक फैन होता था स्ट्रेट पोजीशन में, जिसको दोनों साइड से वो लोग स्विंग किया करते थे। और मुग़ल टाइम में डोर का कॉन्सेप्ट नहीं था। मुग़ल टाइम में जो है पर्दे होते थे उनके प्राइवेट पैलेसेस को कवर करने के लिए। तो इस रूम को बाहर के साइड से पर्दों से कवर किया करते थे। और आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है आपको ब्लैक दिख रहे हैं। ये उस टाइम पे कम्प्लीटली गोल्ड प्लेटेड था, पूरा सोना लगा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पूरे सोने को जला करके निकाल दिया। इसीलिए जो आपको जो मार्क्स दिखते हैं ये टोटली यहाँ पर ये ब्लैक दिखते हैं। और पूरा जो फ्लोर था यहाँ पर कारपेट होती थी, कालीन। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं। अगर कोई भी एक पर्सन एक कॉर्नर से बोलता है तो आवाज़ सेकंड कॉर्नर में जाती है। हम भी ट्राई करेंगे, ट्राई करना चाहेंगे आप? हाँ। आइए इधर आइए ज़रा। आप यहाँ पर सामने फेस करिएगा ऐसे, और मैं दूसरी तरफ से बोलूँगा, फिर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। हाँ भैया, आवाज़ आ रहा है मेरा? आ रही है। देखिए मेरी तरफ। हाँ आ रही है। आया है आवाज़ आपको? हाँ क्लियरली आवाज़ आती है। और ऐसा लगा होगा कि जैसे आप फ़ोन से बात कर रहे हो। हाँ मतलब आवाज़ बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे फ़ोन में से निकलती है। क्योंकि इसका जो पार्ट है वो होलो वॉल्स है, तो आपकी जो वॉइस है ना वो ट्रेवल करती है। अच्छा। तो दीवारों के भी कान होते हैं, वो बात जो है वो कहानी जो है यहाँ पर सेट बैठती है। ठीक है, जितने भी महल होंगे, चाहे आपका होगा चाहे मेरा होगा, वो रूम तभी ठंडा होगा जब रूम के अंदर हवा जाएगी। मैं आपको मैजिक विंडो दिखाता हूँ। सामने आपको जो विंडो का जो आर्च दिख रहा है, ये जो आपको जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, आपको यहाँ से खुला दिख रहा है कि बंद दिख रहा है? आपको यहाँ से जो है ये ब्लॉक दिख रहा है एकदम बंद है। ये बंद है। ठीक है, ये यहाँ से बंद दिख रहा है आपको। हाँ। अब आप यहाँ रहिएगा, देखिए मेरे हाथ में एक कागज़ है, मैं अगर इसको अंदर से थ्रो करूँगा क्या ये चीज़ बाहर आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, क्योंकि यहाँ से बंद है। हाँ पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल, आप यहाँ से देखिएगा इस कागज़ को प्लीज़। ठीक है, देखा आपने? आइए हम लोग इसको जो है अंदर देखने के लिए चलते हैं प्लीज़। देखिए ये यहाँ से ओपन है, तो ये कोई मैजिक नहीं है। एक्चुअल में इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको दिखता ही नहीं है कि ये यहाँ से ओपन है। इसको बनाया था क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ठंडी हवा जो होती थी स्पीड से आती थी, रूम की वॉल को वो टच करती थी,
जिससे रूम की दीवारें जो है वो ठंडी हो जाती थी। और गर्म हवा का जो वेट है वो लाइट होता है, जो बाहर की तरफ निकल जाती थी। तो इसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इस विंडो को ऐसा शेप में बनाया है, जिससे कि आपको यहाँ से बंद, यानी कि यहाँ से खुला और बाहर से बंद दिखता है। ओके। तो अभी तक जो हम अपनी ज़िंदगी में सुनते आए थे क्रॉस वेंटिलेशन, जी, तो सुनते ही आए थे क्रॉस वेंटिलेशन। तो हम अपनी जो जैसे मतलब हमने एक खिड़की वहाँ बना दी कमरे में, एक खिड़की यहाँ बना दी, हम कहते हैं जी हवा इससे क्रॉस होती है, तो क्रॉस वेंटिलेशन। बिल्कुल। लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं इसका असली उस जमाने का क्रॉस वेंटिलेशन। मतलब हवा एक तरफ से ठंडी आ रही है, एक तरफ से गर्म और एक तरफ से गर्म आ रही है हवा एक ही टाइम में, एक ही टाइम पे। तो यही साइंस था जिसकी हमने बात करी कि हम लोग तो फालतू में भी घमंड कर रहे हैं, उस टाइम का साइंस बहुत एडवांस था। तो ये साइंस उस समय का काफी एडवांस था। बिल्कुल। ये महल जहांगीर वाला था जो आपको इधर दिखा। हाँ। अब आपके सामने सडन जो है कलर जो है मार्बल का, पत्थर का चेंज होकर व्हाइट में चला गया है। तो ये मतलब ये शाहजहां का आ गया। ये रेड स्टोन में था, बिल्कुल, ये व्हाइट में आ गया। तो अब यहाँ से जो है शाहजहां की जो है बिल्डिंग स्टार्ट है, जिसको आप देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रोशन आरा लिखा है जी, इस रोशन आरा का यहाँ पे क्या मतलब, ये सिंबल जो है इससे क्या रिलेटेड है? ये देखिए, ये जो रोशन आरा जो नाम लिखा है और इस बिल्डिंग का आप अगर डिज़ाइन देखते हैं, ये पालकी का शेप है। पालकी, जिसको आप डोली भी बोलते हैं और इंग्लिश में पैलेंक्विन बोलते हैं। ये डोली का शेप है। ये डोली का शेप बनाने का कारण ये था, इनकी दो बेटियां बची थी, मुमताज़ और शाहजहां की, जिनका नाम था रोशन आरा और जहान आरा। जहान आरा जो थी वो बड़ी बेटी थी और रोशन आरा जो थी वो छोटी बेटी थी। और इन दोनों बेटियों ने उस टाइम पे शादी नहीं किया था, क्योंकि मुग़ल का जो लेवल था ना, बहुत क्लास था, बहुत ऊपर लेवल था, और मुग़ल लोग कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। इसलिए अपनी बेटियों की शादी ना करके उनके लिए पालकी के महल बनाते थे। तो ये रोशन आरा का महल है। अभी हम लोग इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाएंगे तो वो आएगा जहान आरा का महल। तो जब दोनों बेटियां पालकी के अंदर होती थी, उनको ऐसा फील होता था उनकी बेटी शादी के बाद डोली में जा रहा है। मतलब फील होती थी, शादी में तो गई नहीं, शादी तो हुई नहीं, डोली गई में गई नहीं। बिल्कुल। तो उसको यहाँ बना के एक सिंबॉलिक पैलेस नाम के लिए हाँ, एक महल बनाया ताकि वो उसको अंदर से फील करें कि हम शादी के डोली में जा रहे हैं, क्योंकि शादी नहीं हुआ, इसलिए उनके लिए पालकी के महल बनाया। ऊपर जो आपको जो अभी जो पीतल जो दिख रहा है, हाँ, उस टाइम पे सोना लगा होता था। ये सोना था, गोल्ड, पूरा गोल्ड प्लेटेड था, लेकिन अंग्रेज पूरा सोना ले गए। ठीक है जी। तो इसको बाद में डिपार्टमेंट ने ये पीतल का लगाया। ये छत जो है पीतल के डिपार्टमेंट ने बाद में इसको मेंटेन किया। रेड स्टोन पैलेस से होते हुए अब हम इस वाइट मार्बल लिविंग स्टोन एरिया में आ गए हैं। तो इसके अंदर चारों तरफ जो हम देख रहे हैं जी, टोटल जो वर्क है, जो वॉल्स वगैरह हैं, जो टेरिस वगैरह है, ये सब, और ये फर्श वगैरह जो है, ये सारा टोटल जो है ये क्या कहते हैं वाइट मार्बल से है। इसकी जो रेलिंग है ये ज़रूर रेड स्टोन से है। और ये इसका ये जो गार्डन है इसके चारों तरफ, और इसका कुछ स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मतलब ये कुछ और ज़्यादा वीआईपी लग रहा है। अब तक हम जो देखते आ रहे थे उसके कंपैरिजन में ये कुछ और ज़्यादा वीआईपी लग रहा है। देखिए, आपको वीआईपी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये शाहजहां का एरिया है। अच्छा। और शाहजहां का जो नाम है वो शाहजहां ही इसलिए रखा गया कि बहुत रॉयल था वो बंदा। हालांकि उसका जो रियल नाम था वो खुर्रम था, उसको शाहजहां बोला गया उसकी रॉयल्टी के लिए, शाहजहां का उसको टाइटल दिया था। ठीक है। तो ये जो एरिया आपको जो गार्डन जो दिख रहा है, ये मुग़ल टाइम का बहुत ही फेमस एक अंगूरी बाग था। आपको पता ही होगा कि अंगूर से जो है वो शराब बनती है। ये अंगूर की बेल, ये अंगूर की बेल जो आपको दिखाई दे रही है अभी भी, हाँ, ये अंगूर की बेल है। तो चारों तरफ ऐसे ही अंगूर की बेलें होती थी। तो अंगूर आते थे, अंगूरों को तोड़ के एक टब में डाल के उसको अपने पैरों से क्रश करते थे, स्मैश करते थे, तो चलते थे। उसके बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में आता था, उसको फिल्टर करके वो लोग ड्रिंक किया करते थे। अब ऊपर के जो कमरे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये मुग़ल टाइम का हरम था। हरम वो एरिया होता है जहाँ पे लेडीज़ रहती थी, जिसको आप जनान खाना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी लेडीज़ रहा करती थी। तो यही लेडीज़ जो है उनकी जो है लेडीज़ सर्वेंट्स, दासियों का भी काम करते थे। ठीक है जी। अब इधर के जो एरिया आप देखेंगे ये फाउंटेन्स हैं। अब सवाल ये कि मुग़ल टाइम में जो फाउंटेन्स थे वो चलते कैसे थे। देखिए, उस टाइम पे लाइट मोटर नहीं था, तो होता क्या था, इन फाउंटेन को ग्रेविटी देने के लिए, फोर्स देने के लिए ऊपर पानी का टैंक बनाया गया था। जैसे आज हमारे घरों में जो है पानी का जो नल है, पानी तेज क्यों आता है, क्योंकि पानी का टंकी छत पे रखा है। ठीक। ऐसे भी पानी का टंकी उनका भी छत पे था, पानी स्पीड से आता था विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, तब जाके इन फाउंटेन से पानी निकलता था। ये सामने जो रूम है मुमताज़ और शाहजहां का बेडरूम है।
अब सबसे बड़ी बात कि ये जो फाउंटेन जो था ना, नॉर्मल पानी से नहीं, ये रोज़ वाटर से चलते थे। तब रोज़ वाटर जब निकलता था, जब हवा ऐसे आती थी, उसकी जो खुशबू है इस बेडरूम के अंदर जाती मतलब ये एक नई बात और बिल्कुल, मतलब ये एक रॉयल्टी, ये रॉयल्टी मतलब एक स्टैंडर्ड था। मतलब शाहजहां और मुमताज का एक ये स्टैंडर्ड था कि ये वाटर जो था ये सिंपल नहीं था, रोज़ वाटर था, जिसको आज हम गुलाब जल कहते हैं, वो चलता था इस पे। बिल्कुल, तो रोज़ वाटर निकलता था, हवा चलती थी, रूम के अंदर जो उसकी फ्रेगनेंस थी, जो खुशबू थी, वो अंदर जाती थी, जिससे रूम पूरा महकता था उस टाइम पर। रूम फ्रेशनर जैसे आज हम यूज करते हैं, तो ये रोज वाटर से नेचुरल बिल्कुल हवा के एयर के थ्रू अंदर पूरी हवा जाती थी गुलाब जल की, और पूरा एरिया महकता था। मतलब ये बड़ी लेवल की रॉयल्टी है। मुगल थे ना, तो मुगल का जो रॉयल्टी थी वो अपने एडवांस लेवल पे थी। अच्छा, आइए अब उनका बेडरूम देखने चलते हैं। खास महल जिसको हम बोलते हैं, लिखा है बोर्ड पर खास महल, स्पेशल पैलेस फॉर मुमताज एंड शाहजहां। रॉयल्टी की एक और निशानी खास महल, बिल्कुल, यानी कि एक वीआईपी पैलेस। देखते हैं इसको भी। अब हम मोहब्बत की निशानी कहें तो शाहजहां जी और मुमताज के उस बेडरूम में आ गए हैं जो इसी गार्डन के सामने है। देखिए, जितना भी आपको इस रूम में जो ब्लैक जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये सब उस टाइम पे कम्प्लीटली गोल्ड प्लेटेड था। अच्छा, ये जो गोल्ड होता था जी, ये ओरिजिनल बिल्कुल गोल्ड होता था या इस पे पानी चढ़ा हुआ होता था? देखिए, और जो गोल्ड था ना, उस गोल्ड को वो लोग पहले मेल्ट करते थे, पिघलाते थे, फिर उसकी एक लेयर लगाते थे, यानी कि जैसे आज गोल्ड वर्क होता है, यानी कि उसकी लेयर जो होती थी, उसको जो है नॉर्मल ब्रश से इस पूरे एरिया को वो लोग जो है पेंट करते थे, डेकोरेट करते थे, जैसे मीनाकारी होती है अधिकतर। तो जो नीचे जो बाहर जो काम देखा था हमने, मोजाइक वर्क वाला, जस्ट लाइक वो एक ऑर्गेनिक कलर थे, ये पेंट यानी कि जो है सोने का कलर था, ये गोल्ड है रियल 24 कैरेट वेजिटेबल वाला जैसा बता रहे थे। बिल्कुल, तो पूरा एरिया सोने का था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पूरे सोने को जो है जला करके निकाल दिया था। इसीलिए आपको जो निशान दिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो फूल का जो डिज़ाइन बना हुआ है, जिसको आज के टाइम पे आप फ्लावर पॉट यानी गुलदस्ता बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये सारा इसी में से, ये सारा पूरा गोल्ड प्लेटेड था, इसी में से निकाला गया है। मतलब ये जो पूरा रूम हम देख रहे हैं, ये पूरा ही रूम नक्काशी किया हुआ है, तो पूरा ही रूम गोल्ड था, पूरा ही रूम गोल्ड था। और यहाँ पर ये डायमंड प्लेट होती थी, ये पूरा डायमंड प्लेट होती थी यहाँ पर, इसमें पूरा डायमंड होता था, पूरा डायमंड। और पूरा जो फ्लोर था, ये पूरा फ्लोर पर्शियन कारपेट से डेकोरेटेड था। पर्शियन कारपेट, कालीन होती थी, और बीच में मार्बल का बेड होता था, जो कि पूरे सोने से कवर्ड था, पूरा सोना उस पर मढ़ा हुआ था, पूरा सोना लगा हुआ था बेड पे भी, पूरा बेड पर भी। और ऊपर जो 4 रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे झूमर लगा होता था, और झूमर के नीचे एक फैन होता था। और देखिए, उस टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो आपके रूम चमकेंगे कैसे उस टाइम पर? तो उस टाइम पे क्या होता था, वो जो कॉर्नर्स जो आपको दिख रहे हैं, उन कॉर्नर्स में उनके मिरर्स होते थे, कांच लगे होते थे कॉर्नर्स पे, बिल्कुल। और मैंने ये डायमंड प्लेट्स बताई आपके यहाँ सामने, आप ये देखते हैं डायमंड प्लेट वाला जो गैप था, यहाँ पर भी सब डायमंड प्लेट्स होती थी। अगर बहुत सारे जहाँ पे मिरर्स लगे हैं, अगर आप एक कैंडल जलाएंगे तो उससे पूरा रूम ये ग्लो होगा। मैं आपको एक फ़ोटो के थ्रू दिखाता हूँ कि उस टाइम पे जो है कमरे पहले कैसे ग्लो होते थे। ये देखिए आपके सामने है, मतलब इतना ब्राइटनेस हो जाता था। हाँ जी, उस एक कैंडल से, उस 2 कैंडल से पूरा रूम जो है ऐसे ग्लो करता था। जैसे कि ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो शीश महल का है, जो इसी किले में मौजूद है, लेकिन करीब 20 साल पहले इसको डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि लोग जा के जो मिरर्स थे ना, इनको निकालते थे। और ये मिरर्स कोई लोकल नहीं थे, ये सीरिया से आए थे, मिडिल ईस्ट से। तो इस मिरर की जो लाइक उस टाइम पे जो कॉस्ट होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, शीश महल को। अच्छा, तो ये जो शाहजहां की पहली बेटी का जो हमने देखा था, वो रोशन आरा जी जी पालकी जी, और उसी के बिल्कुल मतलब ऐसे लेफ्ट और राइट, तो ये जो है ये जहांआरा का है, ये पालकी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना, बिल्कुल एक जैसा बना हुआ है। ये बड़ी बेटी का था, जहांआरा का। अच्छा, वो छोटी थी, वो छोटी, ये बड़ी। तो दोनों बेटियों के अलग अलग पालकी बनाया, क्योंकि इसका रीज़न बता चुका, शादी नहीं की, इसलिए उनके लिए पालकी बनाया गया था। अब इसी के बगल में जो एरिया आएगा, वो शाहजहां का जेल था,
जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने फादर को नज़रबंद किया था। अब देखिए यहाँ से वो जो नीचे जो आपको बाहर की साइड से दिखता है वो पानी वाला खाई था जो हमने सबसे पहले देखा था। और वो पानी वाला खाई के अंदर उस टाइम पे एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स होते थे, पानी के साथ में मगरमच्छ होते थे। और ये दूसरा वाला खाई था जो आपके सामने जंगल दिख रहा है। इस जंगल वाले में वाइल्ड एनिमल्स होते थे, लायन, टाइगर्स। पानी वाले में मगरमच्छ और जंगल वाले में जो है उनके शेर चीते होते थे, जिससे कोई भी दुश्मन बाहर से अंदर एंट्री नहीं कर पाए। ये डबल लेयर में था। अधिकतर किले में आपको एक दिखेगा, यहाँ पे 2 हैं और वो सामने नदी है, यमुना नदी। और उस टाइम पे नदी का जो वाटर लेवल था यहाँ रोड तक था और यही पानी, ये पानी वाला खाई के अंदर वो लोग भरा करते थे। ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा जो रूम है, इसके बारे में बताएं ज़रा। देखिए इतना जो खूबसूरत जो आपको जो रूम दिख रहा है, यही रूम शाहजहाँ की जेल है। इसी रूम में औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को नज़रबंद किया था, अपने ही किले के अंदर उसको कैद में किया था। तो देखिए कैद में करने का जो है कारण बड़ा सिंपल सा है। उस टाइम पे जो औरंगज़ेब जो था अपने तीनों बड़े भाइयों को मारने के बाद बादशाह बन चुका था और सारी जो पावर है उसके पास ऑटोमेटिकली आ गई थी। और उसने उस टाइम पे जब अपना रिकॉर्ड चेक किया, उसमें पाया कि उसके फादर ने पहले से ही ताजमहल को बनवाने के लिए बहुत खर्चा किया था, 4 करोड़ रुपए उस टाइम पर। और उसी टाइम पर शाहजहाँ जो चाहता था, एक और काले पत्थर का काला ताजमहल चाहता था नदी के दूसरे साइड में। लेकिन उससे पहले ही औरंगज़ेब बादशाह बन के अपने तीनों भाइयों को मारने के बाद अपने फादर को भी यहाँ पे नज़रबंद किया, जिससे कि शाही खजाने से उस टाइम पे खर्चा ना हो। तो कैद करने की जो डेट थी, जो तारीख थी 1658 यानी कि 1658 और 1666 1666 यानी कि 8 साल जब तक शाहजहाँ मरा नहीं, इसी रूम में नज़रबंद था और यहीं से बैठ के वो ताजमहल को बैठ के देखता था। और बीच में फुवारा बना हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये उस टाइम पे वज़ू करने के लिए था। वज़ू जो होता है, जैसे कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ और मुँह धोते हैं, ये उसके लिए था। तो यहाँ पर शाहजहाँ बादशाह वज़ू करते थे, ऊपर जाके मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, फिर वापस जो है अपनी जेल के अंदर वो आ जाते थे। तो ये जो पूरा जो एरिया था, इस जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। इसको मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन बुर्ज का मतलब है 8 कॉर्नर्स पैलेस, जिसको आप अष्टकोण बोलते हैं, ठीक है ना। मुसम्मन मतलब अष्टकोण और बुर्ज इसके ऊपर बना है जो डोम स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। और जितना भी आपको यहाँ पे जो काम दिख रहा है, ये बहुत रॉयल वर्क है, ये ताजमहल वाला काम है जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन जो लोकल जो पब्लिक थी, इन पत्थरों को जा के निकालती थी, इसीलिए इसको डिपार्टमेंट ने जो है बंद कर दिया है। ना ही कोई जाएगा ना ही कोई निकालेगा, इसीलिए इसको यहाँ से रेलिंग लगा के कम्प्लीटली बंद कर दिया है। एक्चुअल जो विंडो था ताज को देखने के लिए, वो वाला विंडो था। और वहाँ पे जेड नाम का एक मैग्नीफाई ग्लास था, जब उसमें से शाहजहाँ ताजमहल को दिखता था तो ताजमहल पास और बड़ा दिखता था। ओके, तो ये था शाहजहाँ का जेल, जहाँ पर लास्ट के 8 साल शाहजहाँ ने स्पेंड किए और यहीं पर शाहजहाँ का डेथ हो गया। फिर उसकी बेटी जहांआरा ने उसको ले जाके यहाँ से ताजमहल में दफनाया था। और इस फाउंटेन से प्रेशर के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अंदर में देखिए स्लांट बना हुआ है, देखिए अंदर आप चलेंगे देखेंगे इस स्लांट बना हुआ है और ऊपर इसके पानी का टैंक है। और पानी के टैंक से जब पानी स्पीड से आता था, ओके, ऊपर छेद बना हुआ है, पानी जब स्पीड से आता था इस झरने के साथ में, और पानी वहाँ से देखिए और पतला हो जाएगा क्योंकि रास्ता भी पतला है, तब स्पीड से प्रेशर से पानी उस फाउंटेन से जो है निकलता था। तो ये था दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल, जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को नज़रबंद किया था। ओके, देखिए आप ये जो रास्ता जो देख रहे हैं ना, ये सुरंग बना हुआ है। ये सुरंग का जो रास्ता है नदी के पास तक जाता है। और उस टाइम पर इसी सुरंग का यूज़ करके जहांआरा ने अपने फादर शाहजहाँ की डेड बॉडी को जो है ताजमहल के अंदर ले जाके दफनाया था। तो ये रास्ता जाता है नदी के पास, फिर बाई बोट ताजमहल। पहले हमने देखा था अंगूर के बाग वाला एक गार्डन, वो एक अलग एरिया था। बिल्कुल। अब ये उसके अपोजिट, मतलब बिल्कुल एक ही अलग एरिया है ये। बिल्कुल। तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करो इस एरिया को। देखिए आपने जो नीचे एरिया देखा था वो उनका लिविंग एरिया था। हाँ, वो लिविंग एरिया। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आ गया जहाँ पे उनके ऑफिसेस थे, मतलब ऑफिशियली जो वर्क उनका होता लाइक दीवाने आम और दीवाने खास एरिया है ये, ठीक है। तो ये दीवाने खास की पोजीशन है। तो आपके सामने जो महल जो बना हुआ है ये वाला वाइट वाला, ये दीवाने खास है। दीवान का मतलब होता है हॉल
खास लाइक अ स्पेशल, तो हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस था। अभी आप इसको पार्लियामेंट हाउस बोल सकते हैं। तो जब मौसम ख़राब होता था तो मीटिंग जो है इस दीवाने खास के अंदर में होती थी, ठीक है जी। तो अंदर में दीवाने खास में जो है मीटिंग अंदर होती थी जब मौसम ख़राब होता था, और जब मौसम अच्छा होता था तो मीटिंग यहाँ बाहर एरिया में होती थी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो हमारे सामने जो वाइट मार्बल का जो थ्रोन है, यहाँ पर जो है खास मंत्री बैठता था। और जो ओपन जो एरिया है, ये जो ओपन जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स। और आपके सामने वो जो काला पत्थर है वो बादशाह के लिए था, जिसको हम थोड़ा पास से देखते हैं, आइएगा। तो ये जो काला पत्थर जो आपको दिख रहा है ना, ये बादशाह की सिटिंग थी। इसको आप लोग कसौटी पत्थर बोलते हैं। कसौटी पत्थर वो पत्थर होता है जिससे ज्वेलर्स सोने की प्योरिटी चेक करते हैं, असली है कि नकली। अच्छा, जिसको कहते हैं कसौटी पे खरा उतरना। अब ये पूरा जो नाम इसलिए दिया, सलीम जो था ना, हाँ। बहुत अच्छा फैसला करता था, इसीलिए इसी पत्थर पे बैठ के जो है अच्छे अच्छे प्योर जस्टिस करता था। इसको तख्ते जहांगीर बोलते हैं। मतलब इस काले पत्थर को कसौटी, हाँ जी, यानी कहते हैं कि फैसला या किसी चीज़ को कसौटी पे खरा उतारना, बिल्कुल तोलना, जो भी करना, जो उस टाइम पे सलीम से बैठ के अच्छे अच्छे फैसले करता था। ये काला पत्थर है, वो वाइट पत्थर है। तो मुझे लगा कि बादशाह और वजीर में शायद फर्क करने के लिए नहीं, शायद काला और सफ़ेद हो। नहीं, वो फर्क करने के लिए नहीं, बादशाह अपने आप को फील कराने के लिए कि इसी बैठ के अच्छे अच्छे फैसले होते हैं। अब ये कसौटी पत्थर ऐसे ओपन में नहीं था उस टाइम पे, इस पे एक छतरी लगी होती थी, अम्ब्रेला होता था। अच्छा, 1803 में 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने इस किले पे हमला किया तो तोप के गोले फेंके थे नदी के साइड से। वो ब्रिज देख रहे हैं आप, वहाँ साइड से, क्योंकि ये अंग्रेजों के जो है शिप के अंदर ही कैनन होते थे, तोप होते थे। तो उन्होंने एक तोप का गोला फेंका जो छतरी पे लगा, छतरी गिरी, जिसके प्रेशर से पत्थर टूट गया था। एक और आया, जो आपको जो वाइट स्पॉट दिखेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे वाइट स्पॉट दिख रहा है, हाँ। यहाँ लगा, यहाँ से स्लिप होकर बाउंस हुआ, तो आप सीधे आपको जो राइट साइड में जो ऊपर जो छेद आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लगा, जो वो होल हो गया। और उसी 1803 के बाद से ये किला जो है अंग्रेजों के पास आ गया था। तो उनके जो गवर्नर्स थे अंग्रेजों के, वो यहाँ रह के रूल करते थे। मतलब फिर उन्होंने अपना शासन यहाँ से 1803 के बाद से चलाया, इस आगरा के लाल किले से उन्होंने अपना शासन और बाकी पूरा इंडिया लेने में 1950 जो है 1857 के बाद जो है पूरा जो एरिया था उनके पास आ गया था। फिर उनके जो गवर्नर्स थे अंग्रेजों के, वो यहाँ रह के जो है रूल करते थे। ओके, देखिए सामने जो अभी हमने जो नीचे जेल देखा था ना, ये उसी का एरिया है। तो बाहर में जो विंडो आपको जो दिख रहा है, वहीं से बैठ के शाहजहां ताजमहल को बैठ के देखता था। तो मैंने आपको इसका नाम बताया था, मुसम्मन बुर्ज। तो मुसम्मन मतलब होता है अष्टकोण, 8 कॉर्नर्स पैलेस, बुर्ज लाइक का डोम जो आपको ऊपर दिख रहा था। दोनों ही एरिया से बैठ के शाहजहां ताजमहल को बैठ के देख सकता था, ठीक है। अच्छा, जो अभी मैंने आपसे पूछा था कि जो दूसरी जगह के मुकाबले में जहाँ अंगूर का जो बाग था, उसके मुकाबले में ये जो जगह है ये किस तरह की है? अभी ये एक्सप्लेन नहीं हुई है, इस जगह को एक्सप्लेन करिए जरा। देखिए नीचे पहले तो आप वो जो दरवाजे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मुगल टाइम का मीना बाजार लगता था। कई दरवाजे दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो उनकी जो ऑफिशियली जो वाइफ होती थी, हाँ, जो उनकी रानियाँ होती थी, हाँ, यहाँ पे दुकान लगाती थी, और रानियाँ जो भी सामान खुद से जो बनाती थी वो यहाँ पे बेचती थी। अब जाहिर सी बात है कि रानी भी कोई सामान जब बेचती है तो महंगा होगा, कोई नॉर्मल नहीं होगा, तो इसको खरीदने वाली भी रॉयल लेडीज होती थी। तो सामने का जो आपको जो गेट वो जो दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, हाँ, वहाँ से लेडीज आती थी, यहाँ शॉपिंग करती थी, यहाँ से शॉपिंग करने के बाद यहाँ से वापस चले जाते थे। वो लोग इस महल के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि अभी हम जो एरिया देख रहे हैं प्राइवेट एरिया है ना, तो प्राइवेट एरिया में राजा और उनकी फैमिली के अलावा किसी और को जाने का परमिशन नहीं था। फिर बाद में शाहजहां इस मीना बाजार को 1648 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, जो अभी जामा मस्जिद के पास लगता है। फिर मीना बाजार फिर शाहजहां के द्वारा क्या किया गया, जितना भी आपको जो ग्राउंड जो दिखता है, यहाँ पर 5 फीट गहरा एक पानी का तालाब बनवाया गया था, पौंड था, और उस पौंड को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था मच्छी भवन। तो पौंड की जो गहराई थी मात्र 5 फीट थी, और जिसमें रंगीन बड़ी बड़ी कलरफुल मछलियाँ होती थी। तो वो जो सामने का जो आपको सिटिंग दिख रहा है, हाँ, वो सिटिंग है, बिल्कुल वहाँ पर मुमताज बैठते थे। अच्छा, वो सामने वाले में। और इधर जो आपके जो साइड में बगल से बना है, उसके बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पर जो है शाहजहां बैठता था। अच्छा, ये शाहजहां का है, क्योंकि व्हाइट मार्बल अल्लाह की फील हो रहा था कि शाहजहां के बारे में जो है व्हाइट मार्बल को देख रहा हूँ, तो वो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा मतलब लग ही रहा है रॉयल बादशाह का, बिल्कुल, और वो रानी का लग रहा है। तो यहाँ शाहजहां बैठा करते थे, वहाँ पे मुमताज, और दोनों साइड से दोनों के बीच में गेम होता था। और गेम जो होता था
वो एक तरफ होती तीर, दोनों के पास तीर होती थी, और उस तीर से जो है वो मछलियों पे निशाना लगाने का गेम खेलते थे। अच्छा, यहाँ हाँ, इसको बोलते हैं फिश हंटिंग। एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए इसको बोलते हैं पूरा मच्छी भवन, पूरा इसको मच्छी भवन बोलते हैं। बाद में जब अंग्रेजों के पास बिल्डिंग आई थी 1803 के बाद से, अंग्रेजों ने इस पूरे गार्डन को भर दिया और अपने नॉर्मल प्लेग्राउंड के लिए उसको यूज़ किया। अच्छा, उस ज़माने में जो गेमिंग वगैरह उनकी थी तो हाँ, अंग्रेजों के तो उन्होंने उसको अपने तरीके से यूज़ किया। ओके। अच्छा बॉस, जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जो आपने हाथी गेट दिखाया था, जी, जी, जी। और आपने कहा था कि यहाँ से आम जनता दरबार में पहुँचती थी। बिल्कुल, देखिए ये जो गेट था जो हमने आपको नीचे से दिखाया था कि ये एलिफेंट गेट है, आम जनता आती थी, तो आम जनता को जब प्रॉब्लम्स होती थी तब इसका यूज़ करते थे। तो आम जनता आती थी, तो ओपन जो एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है कम्प्लीटली आम जनता बैठती थी नीचे तक। तो पहले ये गार्डन नहीं था, ये पूरा ऐसे फ्लोर था ककैया ईंटों का, लखोरी ब्रिक्स का, तो यहाँ पे आम जनता बैठती थी। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ऊपर की जो पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रही है ऊपर वाले, यहाँ पर उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती थी। ओके, और थोड़ा सा हम अंदर और चलेंगे। अच्छा, हम आ गए इस दीवाने आम में, ये दीवाने आम है, ये दीवाने आम है। तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री होती थी, और वो जो तख्त आपको जो वाइट मार्बल का दिख रहा है ये, हाँ जी, वहाँ पर खास मंत्री बैठा करता था जिसको आप वजीर बोल सकते हैं, बादशाह का वजीर। बिल्कुल। और ऊपर ये जो सीट है ये है बादशाह की सीट, यहाँ पर बादशाह बैठा करता था। और ये जो झरोके के अंदर जो है उनकी रानियाँ बैठती थी। और झरोका एक पर्दे की तरह है कि आपको यहाँ से अंदर का नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से रानी आपको बाहर में और देख लेगी, सब देख लेगी। और जो भी आम जनता की प्रॉब्लम्स होती थी एक एक करके वो लास्ट वाला स्टेप के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर आते थे और वहाँ से राजा को अपनी प्रॉब्लम बताते थे। फिर ये जो बातें थी ये ऊपर दीवाने खास में डिस्कस होती थी। अच्छा, फिर वहाँ पे जो टॉपिक तैयार होता था, जो जजमेंट होता था, उसको राजा यहाँ पे सुनाने के लिए आते थे। तो ये एरिया को बोलते हैं दीवाने आम, यानी कि आम जनता का दरबार। वो दीवाने खास, वो खास था, वीआईपी लोग थे, देख रहे थे। बिल्कुल, वो हम ब्लैक स्टोन पर, जो ब्लैक स्टोन था, जो देख रहे थे, ब्लैक और वाइट का जो दोनों कॉम्बो था, वो खास का एरिया था, ये आम का एरिया है। अच्छा बॉस, इस किले में हम इतनी देर से घूम रहे हैं जी, आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन मैंने एक अनोखी चीज़ देखी। ये जो कब्र है ये ब्रिटिश या क्रिश्चियनिटी को ही दर्शाती है ये। तो इसका रीज़न क्या है? ये पूरे किले के अंदर हमने अंग्रेज़ों का यहाँ कोई आर्किटेक्चर वो नहीं देखा हमने। जो मुग़ल का था, जो एक्चुअल था, अंग्रेज़ों ने इसे टेक ओवर किया, तब भी सब कुछ वही है। अंग्रेज़ों ने इसमें, इस किले में तो कुछ नहीं बनाया उन्होंने अपनी तरफ से। जैसे दिल्ली के किले में हमने देखा, वहाँ उन्होंने अंदर निर्माण किया अपने, लेकिन ये हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये देखिए, पहले तो अंग्रेजों ने इस किले में चीज़ें बनाई नहीं। इस किले में जो है 150 प्लस बिल्डिंग को तोड़ा था, करीब 150 महलों को इस किले में तोड़ा गया। अभी आप जो चीज़ें देखते हैं जो अंग्रेजों ने छोड़ी है वो आप देखते हैं। अब इस पे आते हैं। ये एक अंग्रेज था, इसका नाम था जॉन रसल कॉल्बिन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन मेमोरी ऑफ जॉन रसल कॉल्बिन, बोर्न वॉज सितंबर 1807 और डाइड इन स्पॉट 1857, यानी कि मात्र 50 साल की एज में इसका यहाँ पर डेथ हो गया था बीमारी की वजह से, कोलेरा डिजीज़, कोलेरा जिसको आप हैजा भी बोलते हैं। तो 1857 में बीमारी की वजह से इसका डेथ हुआ। अब 1857 में मंगल पांडे का सिपाही विद्रोह स्टार्ट था बंगाल से, बैरकपुर से। वो आया मेरठ, फिर आया आगरा, और आगरा में पूरा फ्रीडम फाइटर थे। तो उस डर की वजह से इसकी डेड बॉडी को बाहर लेके नहीं गए, क्योंकि बाहर लेके जाते तो बाकी के अंग्रेज लोग भी मारे जा सकते थे। इसीलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के इस अंग्रेज गवर्नर को यहीं पे दफना दिया। जैसे चर्च वगैरह होती है, ये सेम उसी डिज़ाइन से जो है इसको बनाया गया है, जॉन रसल कॉल्बिन्स ग्रेव। सामने में जो वाइट जो बिल्डिंग दिख रहा है वो मोती मस्जिद है, जो उस टाइम पे औरंगज़ेब के द्वारा आम जनता के लिए बनाई थी, लेकिन वो उसको करीब 35-40 साल पहले से बंद कर दिया है, क्योंकि वो जो टोटल जो एरिया है वो आर्मी के पास आता है। अच्छा, इस किले के अंदर जितना भी हमने अभी जो आर्किटेक्चर देखा है इस किले के अंदर, वो अलग अलग बादशाहों के ज़माने का है, जहांगीर का है, शाहजहाँ का है, इसका जिसका भी है। जी। औरंगजेब का अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। ठीक है, औरंगजेब ने यूज़ किया है अपने ही पूर्वजों के इस किलों को, अपनी जगहों को। औरंगजेब ने सिर्फ मस्जिद बनाई है इस किले में जी, मतलब वो भी आम मस्जिद है, जिससे कि हर आदमी नमाज पढ़ सकता आके यहाँ पे। आम मस्जिद, इस मस्जिद का एंट्रेंस यहीं से है, इस मस्जिद का एंट्री और एग्जिट यहीं से ही है। मतलब जो फरियादी यहाँ से आते थे, नमाजी भी यहीं से आते थे, यहीं से आते थे। हाँ, ठीक है, फरियादी जैसे कि अब
जो मस्जिद का जो टाइम था वो फ्राइडे के दिन होता था, जिसको जुम्मा बोलते हैं। हाँ। तो फ्राइडे के दिन होता था, फ्राइडे के दिन जाके यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जो दरबार होता था वो हर रोज़ चलता था। तो दरबार में और मस्जिद में जाने का रास्ता एक ही है, इधर से यही। तो यहाँ से आते थे, इधर टर्न होके यहाँ पे बैठते थे, जिसको नमाज़ पढ़ना होता था फ्राइडे का, वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ के यहीं से सीधे बाहर की तरफ वो लोग निकल। मतलब औरंगजेब का इस किले में आर्किटेक्चर जो है, औरंगजेब का इस किले में क्या कहीं पे भी नहीं है सर जी। हाँ, ये मस्जिद का ही है, बस मस्जिद का है बस। ऐसी औरंगजेब का आपको एक बिल्डिंग दिखेगा जो औरंगाबाद में दिखेगा, बीबी का मकबरा। बहुत सी मूवीज़ में आपने देखा होगा, पीछे ताजमहल का बैकग्राउंड वो वहाँ का है। ठीक है ना, औरंगजेब का काम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। औरंगजेब मुगल सल्तनत में औरंगजेब का कोई भी आर्किटेक्चर नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, बिल्कुल किसी बिल्डिंग को बनाने में उसका कोई भी योगदान नहीं है। बल्कि उनके जो फादर ब्लैक ताजमहल बना रहे थे उसको भी रुकवा कर और कैद में डालकर और उन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने कोई आर्किटेक्चर निर्माण नहीं किया। जो मतलब पब्लिक का जो पैसा है, जो खजाना है, उन्होंने इस शोबाजी पे या ऐस पे या फिर क्या कहते हैं रॉयल, इस फैमिली को अपने आप को रॉयल दिखाने में इसमें नहीं लगाया। बिल्कुल, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो जनता का जो पैसा था उसको बर्बाद नहीं किया औरंगजेब ने, कि जो पैसा रहा उसको एक तरह से सेव किया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो रेवेन्यू था उस ज़माने का मुग़ल का, उसको डेवलपमेंट पे, मतलब जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर डेवलपमेंट पे नहीं लगाया उसने जो वो पैसा लगाया, जैसे कि खेती किसानी या और जो लोगों पे फरियादी पे या उस पर जो भी चीज़ें हैं उसके राजपाट में रही, उस पर लगाया उसने पैसा। अलग अलग लोगों के अलग अलग इस पर बातें हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे आपने बोला अच्छा टॉपिक था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह होने का फ़ायदा ही क्या जब आप उन पैसों का यूज़ कर ही ना सको। तो अब फाइनली क्या हुआ, जैसे औरंगज़ेब मरा मुगल नीचे गिर गए, क्योंकि औरंगज़ेब का जो सारा जो खजाना था ना, औरंगज़ेब यहाँ से टोटल 27 साल महाराष्ट्र चला गया था, जहाँ पे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का, फिर बाद में संभाजी महाराज का हमला हुआ तो उसमें सारा खजाना उन लोगों ने लूट लिया। तो जैसे ही औरंगज़ेब मरा 1707 में, 1707 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में 86 ईयर की एज में, तो औरंगज़ेब से मरा तो मुगल भी नीचे गिर गए। मतलब औरंगजेब के बाद से मुगल पस्ती की तरफ जाने लगे, नीचे की तरफ। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल बादशाह, लास्ट पावरफुल। उसके बाद कोई अच्छा बादशाह था ही नहीं, तो मुगल जाहिर सी बात है समाप्ति को नीचे झुकने लगे। और जो मुगल का जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर सेकंड, ये जो इतनी बड़ी एम्पायर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसको अभी हम देख रहे हैं कि ये वीआईपी है, वो वीआईपी है और ये स्ट्रक्चर है, मतलब अपनी ज़मीन पे, अपने महल में, अपने यहाँ नसीब नहीं हुआ आखिरी समय। बहादुर शाह जफर को जो है 1857 में मंगल पांडे क्रांति के दौरान पकड़ लिया था वर्मा म्यांमार में, और करीब 15 से 20 सालों तक जो है उसको पेंशन पे रखा था। ये था। अच्छा, इस किले की जो ओपनिंग है और जो इसकी एंडिंग है क्या है? देखिए, खुले इस किले का जो है ना टाइमिंग जो है ओपनिंग होने का मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। यानी कि जब सूरज निकलेगा? बिल्कुल, सूरज निकलेगा उससे 45 मिनट पहले बिल्डिंग जो खुल जाती है, और जब बंद होती है 45 मिनट पहले विंडो बंद हो जाती है। यानी कि मान लो एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, सर्दियाँ होंगी तो बिल्डिंग 6:15 साढ़े 6 तक खुलेगी, और वही जब गर्मियाँ होंगी तो बिल्डिंग जो है 5 बजे भी बिल्डिंग खुल जाती है। और बंद होने का टाइम अभी जो फ़िलहाल है 4:30 पर होता है, शाम को 4:30 पर बिल्डिंग का टिकट विंडो बंद होगा, एंट्री 10 मिनट बाद तक और होगी, ठीक है ना। और लेकिन जो गर्मियों में होगा वो आपका जो है 6:15 साढ़े 6 बजे तक भी रहता है, क्योंकि गर्मियों में सूरज डूबता भी तो 7:30 बजे तक है। टिकट कितना है इसको? टिकट अभी जो है किले का 50 रुपये का है इंडियन का, लेकिन फॉरनर का जो है वो 650 रुपये 650 रुपीज़ का है। और अगर आपके जरिए कोई किला घूमना चाहे, आपके गाइड में आपसे कोई संपर्क करना चाहे, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? जी, मेरे से अगर कोई घूमना चाहेगा साथ में इस फोर्ट को, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 7351102665, अमित कुमार नाम है मेरा। आप आने से पहले आधे घंटे पहले मेरे को कॉल कर सकते हैं। जब आप आगरा किले में आए, हम आगरा के साथ साथ जो है ताजमहल को भी विज़िट कराते हैं, आपका पूरा जो है आगरे का टूर हम करा सकते हैं। तो अगर आपको आगरा में कोई ताजमहल हो या आगरा फोर्ट हो, आपको विज़िट करना हो, तो आप अमित से कांटेक्ट कर सकते हो इनके कांटेक्ट नंबर पे, जो इन्होंने अभी आपको कांटेक्ट नंबर बताया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए व्लॉग में।